सब्ज मौसम न यहां फिर से पलट कर आया, हो गए जर्द मेरे गांव के पीपल कितने। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी के सामने बीजेपी का आत्मविश्वास कितना डगमगा जाता है दोस्तों, इसकी एक ताजा मिसाल सामने आई है। संसद में नेता प्रतिपक्ष का सामना करने में असमर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव करने के लिए बीजेपी ने अब राहुल गांधी पर एक नया इल्जाम लगाया है। इल्जाम है देशद्रोह का। इतने गंभीर आरोप को लगाने के पीछे कोई पुख्ता कारण, कोई पुख्ता सबूत ये तो होना ही चाहिए था, लेकिन बीजेपी के आरोपों के साथ ये सब नदारद हैं। बिना किसी आधार के बीजेपी राहुल गांधी पर देशद्रोह का इल्जाम लगा रही है, तो उसके पीछे एक ही कारण समझ में आता है कि राहुल गांधी से बीजेपी का डर खत्म ही नहीं हो रहा है। राहुल को सामने देखते ही बीजेपी की बदहवासी नजर आने लगती है। हैरानी की बात यह है कि लोकसभा चुनावों के बाद तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी को सफलता मिल गई, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र की सत्ता बीजेपी ने बरकरार रखी और सारे अनुमानों को गलत साबित करते हुए इन राज्यों में उसने कांग्रेस को हरा दिया। जीत की इस हैट्रिक के बाद तो बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होना चाहिए था, लेकिन राहुल के सामने बीजेपी की सारी मजबूती पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी की मजबूती की पोल अब महाराष्ट्र में भी खुल चुकी है, जहां ताजा तरीन मिली बड़ी जीत के बावजूद विपक्ष के आगे बीजेपी लाचार दिख रही है। शनिवार से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने शपथ ग्रहण नहीं की और इसके साथ ही मरकरवाड़ी में बैलेट पेपर से चुनाव पर रोक लगाने का मुद्दा भी उठाया। मरकरवाड़ी गांव की इस पहल को प्रशासन ने दबाने की सारी कोशिशें कर ली। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने दिए। विधायक उत्तम जानकर पर मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन फिर भी ईवीएम पर जनता के सवालों का सिलसिला नहीं रुका। अब महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से भी आवाज उठ रही है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी का डर और दूसरी तरफ चुनाव में धांधलियों की खुलती पोल। इन दो वजहों से बीजेपी जीत का जश्न मना नहीं पा रही है और गलतियों पर गलतियां कर रही है। दरअसल जिस बात से बीजेपी सबसे ज्यादा घबराती है, राहुल उसी बात को जनता के सामने बार बार ला रहे हैं। आप जानते हैं कि संसद में अडानी और अंबानी नामों को बोलने की इजाजत विपक्ष को नहीं दी जाती है, तो राहुल गांधी ने इसका तोड़ निकालते हुए A1 और A2 कहना शुरू कर दिया था। इन दो ए में से एक पर पिछले दिनों अमेरिकी अदालत का फैसला आया, यानी अडानी समूह पर रिश्वत लेने और अमेरिकी निवेशकों के हित को दांव पर लगाने के गंभीर आरोप अमेरिका में लगाए गए। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा और इन दिनों चल रहे संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने अडानी पर लगे इल्जाम से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहा। जाहिर है कि एक बार फिर विपक्ष को इसकी इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन के बाहर उठाना शुरू कर दिया। ऐसे में बीजेपी को राहुल गांधी की आवाज दबाने का एक ही तरीका सूझा कि वो राहुल पर ही देशद्रोह का इल्जाम लगा दे। हालांकि अपनी एक गलती को छिपाने के लिए बीजेपी ने दूसरी बड़ी गलती कर दी और इसमें फिर खुद को मुसीबत में फंसा लिया, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल अगर देशद्रोह कर रहे हैं तो मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरकर क्यों बैठी है? क्यों अब तक कानूनन कोई एक्शन नहीं लिया गया? तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे एक के बाद एक गलतियां कर रही है बीजेपी और कैसे बीजेपी की गलतियों से विपक्ष को मिल रहा है मजबूत होने का मौका। आखिर क्यों सवालों के घेरे में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए जरा राहुल गांधी के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें उन्होंने जीएसटी के एक नए खेल का खुलासा किया है। इस ट्वीट में राहुल ने पूंजीपतियों और देश के आम आदमी के बीच भेदभाव करती मोदी सरकार की नीयत को उजागर कर दिया है। ट्वीट के आखिरी में राहुल ने फिर से ऐलान किया है कि हमारी लड़ाई इसी अन्याय के खिलाफ है। आम लोगों पर पड़ रही टैक्स की मार के खिलाफ हम मजबूती से आवाज उठाएंगे और इस लूट को रोकने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। मोदी और बीजेपी इसी दबाव से घबराए हुए हैं, क्योंकि राहुल ने ऐसा केवल एक ऐलान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने संविधान को बचाने, लोकतंत्र की रक्षा करने, जाति जनगणना करवाने, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को उनका हक दिलवाने, किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने और महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाने जैसे कई और ऐलान किए हैं। और देश की जनता से उनका जो सबसे बड़ा वादा है कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, इस वादे से भी बीजेपी को तकलीफ है, क्योंकि उसकी सारी राजनीति तो इसी नफरत के बाजार पर टिकी है।
देश को संभल और अजमेर जैसे मामलों में उलझाकर मोदी अडानी को फायदा पहुंचाने की कारगुजारियों से देश का ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी देश को भटकाने से रोक रहे हैं। इसी से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। तो अपनी तिलमिलाहट में बीजेपी ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का संगीन इल्जाम लगाया, लेकिन साथ में कोई आधार या कोई सबूत पेश नहीं किया। लिहाजा सवाल उठे कि किस आधार पर राहुल को बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रही है। अगर कोई सबूत है तो उसे पेश करे और बाकायदा कार्रवाई करे। बीजेपी के सामने दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर राहुल जॉर्ज सोरोस जैसे विदेशी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं, तो मोदी सरकार ने अब तक कोई हिम्मत क्यों नहीं दिखाई कि वो कार्रवाई की शुरुआत करे। जिस तरह अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके साथ के कुछ लोगों पर कार्रवाई की है, वही काम मोदी सरकार को करने से किसने रोका है आखिर। इन सवालों के उठने पर अब मोदी और बीजेपी दोनों के सामने नई मुसीबत आ गई है कि अगर वो अपनी बात से मुकरते हैं तब भी फंसते हैं, और अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर उसके लिए सारे सबूत बीजेपी कहां से जुटाएगी। बीजेपी ने पहले पप्पू और शहजादा कहकर राहुल की छवि बिगाड़ने में करोड़ों रुपए खर्च किए। अब देशद्रोह का नया तमाशा खड़ा किया गया है, लेकिन इन सब में बीजेपी का ही तमाशा बन गया है। बीजेपी के राज में एक नया खेल राज्यसभा में सीट के नीचे 50,000 रुपए की गड्डी मिलने का भी रचा गया, जिसमें बिना जांच के कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आ गया कि उनकी सीट के नीचे रुपए मिले। अब फिर से बीजेपी से सवाल हो रहे हैं कि आखिर संसद की सुरक्षा में इतनी चूक क्यों हो रही है, और बिना किसी सबूत के किसी भी सांसद का नाम आखिर कैसे लिया जा रहा है। बीजेपी तो इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है और साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी अपने साथ उलझा रही है। आपको बता दूं कि धनखड़ ने कहा था कि गुरुवार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से कैश मिला है। यह सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये हो भी रही है। धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को याद दिला दिया है कि संसद से लेकर सड़क तक जो कुछ बीजेपी के शासन में चल रहा है, उसकी खबर दुनिया के दूसरे देशों तक भी पहुंच रही है, और इसमें विपक्ष नहीं बल्कि मोदी सरकार के शासन पर उंगलियां उठ रही हैं। वैसे भी हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की खबरें तूल पकड़ती जा रही हैं। कांग्रेस ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को अपना शिकायती पत्र सौंपा, जिस पर आयोग ने लिखित जवाब देने का आश्वासन दिया है, लेकिन गड़बड़ी की बात चुनाव आयोग अब भी स्वीकार नहीं कर रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के मरकरवाड़ी गांव ने जब 3 दिसंबर को अपने खर्च पर फिर बैलेट पेपर से वोटिंग की अनुमति मांगी, तो प्रशासन ने न केवल इस पर रोक लगाई बल्कि पुलिस की सख्ती भी दिखाई। इस मामले से चुनाव में गड़बड़ी की धुंध छटने की जगह और गाढ़ी हो गई है। चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं, और अब ये सवाल महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों से भी उठ रहे हैं। शनिवार से शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में एक अजीब नजारा देखने को मिला। सत्तारूढ़ दल के तो तमाम विधायकों ने शनिवार को शपथ ली, लेकिन वहीं महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दलों के विधायक विधानसभा के बाहर शपथ विधि का विरोध करते और ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आए। इन लोगों के हाथ में आई लव मरकरवाड़ी का बैनर भी था। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि अगर ये जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर शक है। वहीं मालशिरस से विधायक उत्तम जानकर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में हम मतपत्र पर चुनाव कराकर राज्य और देश में पैदा हुए संदेह के कोहरे को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम चुनाव आयोग को लिख रहे हैं। उनके इस बात पर सहमत होने के बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। किसी को तो ईवीएम के खिलाफ बलिदान देना चाहिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। इधर विक्रोली विधानसभा से शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक सुनील राउत ने भी ऐसी ही घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, जब मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों के अंतर से जीतने की उम्मीद थी, तो मैं केवल 16,000 वोटों के अंतर से जीता हूं। ये परिणाम विक्रोली के लोगों को भी स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और मतपत्र पर वोट हो।
तो वोटर लिस्ट और ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप साबित करने के लिए जीते हुए विधायक इस्तीफा देने को तैयार हो जाएं तो समझ लेना चाहिए दोस्तों कि चुनाव आयोग इस मामले को आसानी से बंद नहीं कर पाएगा। वहीं दिल्ली चुनाव से पहले अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी पर अभी से हेराफेरी के इल्जाम लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने बताया है कि अकेले शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने 11,018 नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें दावा किया गया था कि ये मतदाता या तो कहीं शिफ्ट हो गए हैं या इस दुनिया से ही रफा दफा हो गए यानी मर गए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 500 लोगों की रैंडम जांच की तो पता चला कि 372 अभी भी शाहदरा के निवासी हैं, यानी जो लोग वोटर हैं उनके नाम बीजेपी हटवा रही है और चुनाव आयोग ने इसकी पूरी सूचना भी अपने पोर्टल पर नहीं डाली। केवल 487 नामों के हटने की जानकारी उसने दी है। दिल्ली में तो अभी हार जीत का फैसला भी नहीं हुआ है, इसीलिए बीजेपी ये भी कह नहीं सकती है कि आम आदमी पार्टी ने हारने के बहाने दिए हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के सवाल में तो अब बीजेपी को भी जवाब देने पर मजबूर किया जा रहा है, यानी कर दिया गया है। इधर दिल्ली के साथ बिहार में भी चुनाव होने हैं, आप जानते हैं, और इससे पहले खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल देखकर नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं। अब तक बिहार में बीजेपी से कम सीटें लाने के बावजूद नीतीश की कुर्सी, सीएम की कुर्सी जो है वो बची रही है। लेकिन अगर बीजेपी ने शिंदे जैसा हाल कर दिया नीतीश बाबू का, तो क्या नीतीश एनडीए में बने रहेंगे, ये देखना होगा। इस वक्त ममता बनर्जी भी महागठबंधन का नेतृत्व करने का दावा पेश कर रही हैं। उनके कमान संभालने पर अगर नीतीश इंडिया के साथ आ जाएंगे, तब मोदी के सामने दिल्ली की सत्ता बचाने की चुनौती आ जाएगी। तो कुल मिलाकर जीत पर जीत दर्ज करने के बावजूद बीजेपी विजेता की तरह नहीं दिख रही है, बल्कि तिनका तिनका बिखरती हुई लग रही है। ऐसे में गलती पर गलती उसे पूरी तरह तोड़ सकती है। क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या मोदी की रणनीतियों की वजह से देश के हालात बिगड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि क्या बीजेपी के हालात बिगड़ रहे हैं? सवाल कई हैं दोस्तों, लेकिन जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। खैर, शायर अली जवाद जैदी ने ठीक ही फरमाया है कि गुफ्तगू के खत्म हो जाने पर आया ये ख्याल, गुफ्तगू के खत्म हो जाने पर आया ये ख्याल, जो ज़बां तक आ नहीं पाया वही तो दिल में था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।